तो दलित ही विधाता, किसकी खत्म होगी बाधा? दलित वोट बैंक जिधर, क्या जीत है उधर? केदारनाथ के उपचुनाव में दलित वोट बैंक पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों की नजर टिकी है। क्या वाकई में दलित वोट बैंक केदारनाथ उपचुनाव में अहम भूमिका निभाने वाले हैं? कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों ही दल के संगठन के नेताओं ने तय किया कि दलित वोट बैंक के लिए अपने दलित चेहरों को केदारनाथ में उतारा जाए। बाकायदा बीजेपी ने एक सम्मेलन का आयोजन भी किया, जिसमें पार्टी के दलित चेहरों को मंच पर एक साथ लाकर अपील की गई कि वो पार्टी के पक्ष में माहौल बनाते हुए वोट डलवाएं, दलित वोट बैंक। केदारनाथ की सीट पर करीब 14,000 दलित वोटर हैं, जो जीत और हार दोनों को तय कर सकते हैं किसी भी प्रत्याशी के। तो ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की निगाहें दलित वोट बैंक पर टिकी हुई हैं। सवाल यही कि बीजेपी का अनुसूचित जाति का सम्मेलन क्या कुछ कारगर साबित होगा? चुनौती अग्नि परीक्षा संगठन के लिए और सरकार के मुखिया के लिए। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। तो क्या केदारनाथ की सीट पर दलित ही विधाता है? जिसने साधा दूर होगी उसकी बाधा है। जी, केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले चुनाव को लेकर जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है, तो वहीं बीजेपी सभी वर्गों को साधने के लिए चुनाव में खास रणनीति तैयार कर रही है। बात अगर दलित वोट बैंक की करें तो केदारनाथ विधानसभा सीट पर करीब 14,000 दलित वोटर बताया जा रहा है, जो किसी भी उम्मीदवार के लिए जीत हार तय करने की कुव्वत रखता है। तभी तो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, हर कोई दलित वोट बैंक को अपने पाले में लाने में जुटा है। बाकायदा बीजेपी ने मंगलवार को केदारनाथ विधानसभा सीट पर अनुसूचित जाति का सम्मेलन आयोजित किया। इसमें पार्टी के सभी बड़े दलित चेहरे मंच पर नजर आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा, धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा तो मंच पर नजर आई। साथ ही बीजेपी के दलित विधायक भी मंच पर नजर आए, चाहे फिर वो विधायक खजान दास हो, शक्तिलाल दास हो या दुर्गेश लाल हो या फिर भोपाल राम टम्टा हो। यानी गढ़वाल मंडल के सभी विधायकों को बीजेपी ने अनुसूचित जाति के वोट बैंक को अपने पाले में लाने की जिम्मेदारी सौंप दी है। बाकायदा बीजेपी के गढ़वाल मंडल के सभी अनुसूचित जाति के विधायक केदारनाथ में ही डेरा डाल चुके हैं और अनुसूचित जाति के वोटरों से मिलकर गांव-गांव जाकर वोट भी मांगने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो विकास की नीतियों को देख करके, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की विकास की नीतियों को देख करके, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा जो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए जो अवस्थापनाएं की जो योजनाएं थी, उनका जो यहाँ पे कुछ दिन पहले जो है यहाँ अनुसूचित जाति वर्ग की जितनी भी बस्तियां हैं उनके लिए जो उसकी घोषणाएं की गई और कई कार्य जो धरातल पे काम हुए हैं, पहले भी हुए, और इन तमाम चीजों को देख करके लोगों में एक उत्साह है। कांग्रेस से बड़ा बहरूपिया न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। जातिवाद वाली बातों को लेकर आने वाली अगर कोई पार्टी रही, बार बार जातियों के विभाजन की बात करने वाली कोई पार्टी रही, तो वो कांग्रेस पार्टी रही। संसद सत्र में भी राहुल गांधी जाति की जनगणना पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे थे। तो इस तरीके से जातियों में विभाजन करने की जिसकी कूटनीति और राजनीति हो, लोगों में फूट डालो राजनीति करने वाले सिद्धांत पर चलने वाले आज हमको अगर ये राय दे रहे हैं तो उनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। भाजपा जहां सभी वोट बैंक को साधने का काम केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कर रही है, मगर कांग्रेस बीजेपी पर चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद अपनाने का आरोप चस्पा कर वोटरों को पैसे के दम पर प्रलोभन देने का आरोप लगा रही है।
लेकिन कांग्रेस का कहना है कि अनुसूचित जाति वर्ग का वोट बैंक कांग्रेस का वोट बैंक रहा है और कांग्रेस के पक्ष में ही अनुसूचित जाति का वोट बैंक वोट करेगा। देश के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति को आरक्षण देने का काम क्या भारतीय जनता पार्टी ने किया? अगर कांग्रेस दलित विरोधी होती तो फिर आरक्षण क्यों देती? आप बताइए, सरकार बताए कि आपने दलितों के उत्थान के लिए क्या काम किया है, आपने जनजाति, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए क्या काम किया है? अरे कुछ काम ऐसे होते हैं जो भूते न भविष्यत, और जो रिजर्वेशन है चाहे अनुसूचित जाति का, जनजाति का, ये मील का पत्थर है और ये कांग्रेस ने दिया है और अनुसूचित जाति और कांग्रेस के लोगों का चोली दामन का साथ है, इसे अलग नहीं किया जा सकता। अनैतिक काम मुख्यमंत्री जी ने किया है। आप ब्यूरोक्रेट्स के सहारे भीड़ जुटाने का काम, अपनी मीटिंग को सफल दिखाने का काम करेंगे, फिर उन पर गाज गिराएंगे। ये अधिकारियों का काम है क्या भीड़ लाना? तुम्हारे वर्कर है उनको करो, फिर आप उनको सस्पेंड करते हो। तो ये तो नादिर शाही, हिटलर शाही का नमूना है, जो अफसरों को अपने हित में, अपनी पार्टी के कार्यक्रम में सरकारी काम छोड़कर पार्टी कार्य भीड़ जुटाओ, ये काम कर रहा है। मुख्यमंत्री को तो नैतिकता के नाते पद पर रहना चाहिए। केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को वोटिंग होनी है और 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे सामने आने हैं। ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार बीजेपी दलित वोट बैंक को साधने की जो कोशिश कर रही है, उस रणनीति में वो कितना कामयाब हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो चलिए सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर होंगे। गजेंद्र जी हमारे साथ हैं, जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ भी है, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और उत्तराखंड की सियासी नब्ज को बाखूबी जानते हैं। गरिमा दसोनी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस संगठन से पार्टी का मुख्य चेहरा है, प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तीसरी खिड़की भी कुछ देर में खुलेगी जिसमें बीजेपी का चेहरा होगा। लेकिन सबसे पहले गजेंद्र जी, राजनीतिक मेहमानों की तरफ हम रुक करें। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, ये बीजेपी और कांग्रेस एकाएक केदारनाथ में दलित वोटरों पर डोरे क्यों डाल रही है? क्या दलित वोटर ही तय करेंगे कि केदारनाथ से किसको आशीर्वाद मिल रहा है? निश्चित रूप से चूंकि ये चुनाव बहुत क्रूशियल चुनाव हो चुका है, तो इसलिए मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर जो अनुसूचित जाति वाला जो सम्मेलन करवाया, लेकिन उस सम्मेलन से, हाँ, उस सम्मेलन में एक बड़ी बात ये थी कि उस सम्मेलन के दिन यह बताया गया कि मुख्यमंत्री के द्वारा जय भीम का भी वहां नारा दिया गया। हालांकि मैं इसको सुन नहीं पाया, लेकिन उसकी चर्चा आज सोशल मीडिया में बहुत तेजी से हो रही है कि जय भीम का नारा तो इनका था नहीं, आखिरकार क्यों लगाना पड़ा। और उसके बाद वहां के बहुत सारे लोगों के छोटे छोटे वीडियोज मैंने देखे जो इस बात को लेकर घोर आपत्ति कर रहे थे कि वो नहीं किया जाना चाहिए था। जहां तक विषय ये है कि वहां पर जो 14,000 जो आपने बताया कि अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं, उनमें से निश्चित रूप से उन पर निगाहें होंगी और कोई भी जो पार्टी वो नहीं चाहती कि इस दौर में कोई जो वोट बैंक उनसे छिटके। इस सम्मेलन से ठीक पहले कांग्रेस के जो नेता जो वहां चुनाव को अपने कंधे पर उठाए हुए हैं, गणेश गोदियाल, उन्होंने एक गंभीर आरोप सरकार पर लगाया और उन्होंने कहा कि जब 5 मंत्रियों की ड्यूटी यहां लगाई गई थी तो एक मंत्री ने एक सरकारी कर्मचारी का इसलिए डिमोशन करवाया कि वो वहां पर जो है भीड़ नहीं जुटा पाए। ये बड़ा गंभीर आरोप। अगर ये बात सच है तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए, ऐसा क्यों करवाया गया। नहीं, उसका आधार भी, क्योंकि गणेश गोदियाल ने किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा मंत्री ने करवा दिया डिमोशन। तो मंत्री कौन, किसका डिमोशन हुआ, तो ये बात साफ नहीं आई। वो सरकारी कर्मचारी की बात कर रहे थे कि किसी सरकारी कर्मचारी का दिया हुआ है। अब असल बात यह है कि ये इस जो विधानसभा सीट में जो चुनाव है, ये पूरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जहां सारा मंत्रिमंडल वहां है, सारे सांसद वहां हैं, विधायक वहां हैं, एक नया डेवलपमेंट भी देखने को मिला कि जिस प्रकार से विनोद चमोली नाराजगी व्यक्त कर रहे थे, आज उनको मुख्यमंत्री निवास बुलाया गया और यह भी था कि गणेश वो विनोद चमोली इस बात को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज करा चुके थे कि उनका अपमान हुआ, प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने यह माना कि जो विनोद चमोली की नाराजगी है वो कहीं केदारनाथ में जो ब्राह्मण वोट्स हैं उनको लेकर जो है दिक्कत न करे, इसलिए उनको बुलाया गया और वहां से बता रहे कि कोई
चिट्ठी भी जारी करा यानी दी गई थी यानी विधायकों को। कहीं भी बीजेपी जो है चूक नहीं बरतना चूकने चाहिए। का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। हाँ। चूकने का सवाल इसलिए नहीं है, ये जो विधानसभा है इसमें 90,000 के आसपास वोटर्स हैं, उनमें से जो है 45,000 महिला वोटर्स हैं और 44,000 कुछ जो है, मतलब आप ये मान सकते हैं कि महिला डोमिनेटिंग ये जो सीट है, जो मतदाताओं की संख्या है, और पुरुष भले ही हमारे दूसरे प्रदेशों में नौकरी के लिए बहुत सारी बड़ी संख्या में निकले हों, लेकिन महिलाएं वही हैं। तो महिला वोटर भी इस विधानसभा सीट में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दलित प्लस महिला वोटर जो है वो तय करेंगे कि केदारनाथ में हार और जीत किसकी होगी। बहुत ठीक निश्चित कहा रूप आपने। से। हाँ। और ये बात लोकसभा चुनाव में भी दिखाई दी थी। मैं इसको जरा कंप्लीट कर दूं। वो इसलिए भी था कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी बताया गया कि चूंकि महिलाएं घर चलाने वाली हैं, तो इसलिए मोदी सरकार की जो स्कीम थी, हाँ। चाहे पेंशन योजना हो, किसान सम्मान वाला हो, जो तमाम चीजें बातें थी, और राशन का भी विषय जो रहा हो, उन सबको बोला महिलाओं को इस प्रकार से जो है कन्विंस किया गया कि भाई आगे भी ये सारी योजनाएं तभी जारी रहेंगी अगर आप इन्हीं की पार्टी को ठीक। जो है वोट करते हैं, और वो उसका इनको विधानसभा चुनाव में भी फायदा हुआ और हाँ। लोकसभा चुनाव में भी फायदा हुआ। ठीक। गरिमा जी, ये दलित वोट बैंक को लेकर बीजेपी ने भी पूरे हैं, वो कहते हैं ना घोड़े खोल देना, उस टाइप का मामला हो रहा है। आप लोगों ने भी अपने दलित चेहरों को उतार दिया चुनावी रण में कि भैया जाइए, यहां आपकी ड्यूटी है। प्रदीप टमटा से लेकर यशपाल आर्य सबको आपने, क्या लगता है आपको कि दलित आपके साथ क्यों आएगा? नहीं, आपने अभी मेरे नेताओं की बाइट अपने रिपोर्ट में सुनाई और मुझे लगता है बहुत साफ उन्होंने कहा कि अगर इस देश के अंदर दलितों के लिए कभी कोई योजना या आरक्षण का लाने का काम किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया। इसके अलावा आधार, मनरेगा, आरटीई, आरपीआई, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, भोजन का अधिकार, ये सब चीजें, और कोरोना काल में तो मनरेगा संकट मोचक की तरह उभर कर आई, जिसको विफलता का मीनार जो है वो कहते थे मोदी जी सदन में खड़े होकर। अब देखिए, दलित वर्ग जो है वो इस बात को जानता है कि कांग्रेस पार्टी ने ही किया है, उसके लिए जो भी किया है। हर कोई कमलेश रमन नहीं होता, हर कोई नाशुक्रा नहीं होता। तो कहीं ना कहीं देखिए, पीठ पे छुरा भोंकने का तो सवाल ही नहीं उठता। जो दलित सम्मेलन उन्होंने कराया वहाँ केदारनाथ के अंदर, वो 24 सालों के इतिहास में पहली बार है कि किसी चुनाव के दौरान आप एक जाति और समुदाय विशेष का कोई सम्मेलन करा रहे हैं, अपने स्वागत में ढोल दमाऊ बजवा रहे हैं। मैं पूरी कर लूँ बात। अपने स्वागत में ढोल दमाऊ उनसे बजवा रहे हैं, फिर खुद तो चढ़कर स्टेज पर कुर्सियों पर और सोफों पर बैठ जा रहे हैं। वो ढोल दमाऊ वालों को एक अदद कुर्सी नहीं दे रहे हैं, उनके लिए दरी बिछा दे रहे हैं। मेरी बात की तस्दीक करेंगे गजेंद्र रावत जी के स्वागत में ढोल दमाऊ भी अनुसूचित जाति ने बजाए, और उसके बाद एक अदद कुर्सी नहीं थी सत्तारूढ़ दल के पास। 14,000 वोटरों पर तो निगाह डालोगे, 40,000 जो बैकलॉग के पद है उसकी बात कौन करेगा? आप ये कह रहे हैं कि में आप हैं, इंटेंशनली इन्होंने जो है कुर्सियां नहीं दी और दरी पर बिठा दिया सबको, अपमानित किया है, निश्चित रूप से अच्छा। अपमानित किया है कि आपके लिए कोई स्टेज भी लगेगा, स्टेज के ऊपर सोफा और कुर्सी भी डलेगी, उनके लिए ना स्टेज ना कुर्सी, कुछ नहीं है। ये अपमान नहीं तो और क्या है? और मैं एक बात और बता दूं आपको, मंत्री गणेश जोशी की सभा में भीड़ न लाए जाने की वजह से उसी समुदाय के वीडियो को एडियो बना दिया गया, मतलब प्रमोशन कर दिया गया उसका। और ये खबर आग की तरह केदार घाटी में फैली हुई है, पूरे केदारनाथ विधानसभा में आग की तरह फैली हुई है। हाँ। फिर एक अधिकारी यानी गणेश जोशी की सभा में भीड़ नहीं आई, इसलिए जो है अधिकारी का डिमोशन हो गया। जी, उसको वीडियो से एडियो कर दिया गया है। और ये खबर केवल गरिमा, मैं तो देहरादून में बैठी हूँ, ये पूरी केदार घाटी में फैली हुई है ये खबर, और लोगों को नागवार गुजर रही है। कमलेश जी, और कहीं ना कहीं में आप ये देखिए, जी मेरी आवाज आ रही है जी? एक मिनट गरिमा जी, एक मिनट। कमलेश जी, ये जी। दलित वोटर आपको वोट क्यों करेगा? देखिए, बात खाली दलित वोटर की नहीं है कि दलित वोटर वोट क्यों करेगा। नहीं, आपको क्यों करेगा? वर्ग को अधिकार है। हमें क्यों करेगा? हमें इसलिए करेगा कि दलितों को आगे बढ़ाने का काम किया। अभी हमारी जो है एक प्रवक्ता जी कह रही थी कि हर कोई ना सुधरा नहीं होता, कमलेश राणा की तरह। अरे ना सुधरे तो आप हैं कि दलितों को आप इस्तेमाल करते हैं, उनके कंधों का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद दलितों को ही नहीं, अल्पसंख्यकों को भी हटा के एक तरफ कर देते हैं, उनको छिटक देते हैं अपने से, कभी आगे बढ़ाने का काम नहीं करते। और आज आप कह रहे हैं कि दलित
इनको जाति के नाम पर वोट मांगा है कांग्रेस से, क्या मिल गया ये तो पार्टी जाति के नाम पर भर के झोला और कट्टे सब भर गए होंगे, घर में रखने की जगह नहीं हो रही होगी। नहीं, एक मिनट प्लीज, व्यक्तिगत नहीं होना। कमलेश जी मुझे एक बात बताइए, कमलेश जी आप ये कह रहे हैं इन्होंने भी तो अपने बड़े बड़े चेहरों को, यशपाल आर्य हो, प्रीतम सिंह हो या फिर प्रदीप टंटा हो, जो बड़े पिछड़े चेहरे माने जाते हैं, उनको भी तो रण में उतार दिया ना। कमलेश जी का फोन म्यूट हो रहा, कमलेश जी वो म्यूट हो गया। है भाई कमलेश जी लग रहा है कि हाँ, प्लीज कनेक्ट करवाइए, प्लीज कनेक्ट। गजेंद्र जी ये तो मसला सियासी जंग से ज्यादा व्यक्तिगत जंग का हो गया है, जहां एक तरफ ये व्यक्तिगत कैंडिडेट का कहीं जिक्र ही नहीं हो रहा कि भैया ये कैंडिडेट, यहां जिक्र हो रहा है कि सीएम धामी की साख दाव पर, महेंद्र भट्ट की साख दाव पर, यहां पर यशपाल आर्य की साख दाव पर। खैर यशपाल आर्य की माफ करिए, वो तो हो नहीं सकती साख दाव पर, वहां पे तो मित्र विपक्ष का आरोप है। लेकिन यहां स्थिति जो दिखाई दे रही है केदारनाथ में, आपको लगता है कि एक तरफा मुकाबला अब नहीं रहा कम से कम? नहीं, मुकाबला निश्चित रूप से बहुत रोचक है, और उस रोचकता के पीछे एक नई चीज में निकल कर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हरीश रावत का एक वीडियो चला रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। उस वीडियो में हरीश रावत कह रहे हैं कि आधी भाजपा जो है भाजपाइयों को केदारनाथ में हराने का प्रयास कर रही है, राधा जिताने का काम कर रही है। मतलब उन भाजपा की ओर से यह परसेप्शन दिया जा रहा है कि हरीश रावत का ये बयान धामी के पक्ष में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और इस प्रकार का इंटरेस्ट जो जिस प्रकार मैंने अभी बताया ना कि विनोद चमोली को मनाने का काम हुआ, तो जय भीम वाला जो नारा था उसको इंटरप्रेट करने का जो दूसरे अंदाज में बात आई वो है। और एक और जो चीज है, जिस चुनाव को जिस हम शुरू से कह रहे थे कि जो गणेश गोदियाल है, इस चुनाव को केदारनाथ की पिच पर ला रहे हैं। वो पिच बहुत गीली है, बहुत संकरी है, और उस पिच पर आज ये बता रहे हैं कि जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में अजेंद्र जय, ये भी कूद पड़े हैं। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें गणेश गोदियाल पर हमला कर रहे हैं, और गणेश गोदियाल ने भी उनको दोबारा से वो सोने का और पीतल वाला विषय जो है दोबारा से उछलने का काम किया है। तो निश्चित रूप से कोई भी तो दल है, सियासत की गीली पिच पर खेलना आसान नहीं दिखाई दे रहा। और दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस असल में केदारनाथ के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ रही है। खैर एक मिनट, कमलेश जी आ रहा हूं, गरिमा जी उनकी बात पूरी होने दीजिए। कमलेश जी अब आ रहा है, हाँ अपनी बात पूरी करिए। दलित आपको वोट क्यों करेगा? बिल्कुल, देखिए दलित इसलिए वोट करेगा क्योंकि सबको साथ लेकर के चलने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हर समाज को आगे लाने का काम कर रही है। कांग्रेस की तरह थोड़ी है कि उनके कंधों पे बंदूक रखी और उनको अलग कर दिया अपने से, और वो आगे ना दलितों को बढ़ाने का काम किया, ना अल्पसंख्यकों को बढ़ाने का काम किया। आज अगर कांग्रेस में ये कहे कि उनको वोट दलित करेगा तो उनको दलित वोट क्यों करेगा? क्योंकि दलितों को उन्होंने करे क्या उद्धार दलितों का, ये बताइए कांग्रेस के अंदर क्या दलितों का उद्धार किया? एक मिनट, ये जो जातियों के आधार पर बांटता है उसको क्या कहते हैं? हमने कहा कि हम जातियों के आधार पर वोट मांग ही नहीं रहे। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये जातियों के आधार पर बांट रहे हैं ना। अगर राहुल गांधी बात करते हैं, तो फिर वो जातियों के आधार पर ही तो बांट रहे हैं, जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो इनको आरक्षण किसने दिया? प्लीज एक मिनट गरिमा जी, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, एक मिनट रुकिए प्लीज। उनको जाति जनगणना करानी चाहिए थी, उनको किसने रोका था? कांग्रेस को आप करवा सकती है, कोई समस्या नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जातियों के आधार पर अगर बांट रहे हैं, मेरी कमलेश जी बात सुनिए, ये जातियों के आधार पर अगर बांट रहे हैं तो ये देश में और ये आपसी भाईचारे पर खतरा है ना, ये तो कहीं ना कहीं। नहीं, कौन बांट रहा है? आप देख लीजिएगा, कांग्रेस वाले बांट रहे हैं ना, सपा कांग्रेस ये बांट रहे हैं ना। अल्पसंख्यकों के ऊपर जो है बंदूक रख के चलती है कांग्रेस, दलितों के ऊपर बंदूक रख के चलती है कांग्रेस, उनके कंधे को हमेशा इस्तेमाल करने का सवाल को मैं अब मुद्दे पे आ रहा हूं। एक मिनट, आप कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि अगर ये जातियों के आधार पर विपक्ष बांटता है, एक मिनट गरिमा जी, मैं पूरा मौका दूंगा आपको, एक मिनट प्लीज बात आने दीजिए। इनको ये तो बताएं, ये जो बंदूक रख के चलती है अल्पसंख्यक, कौन सी बंदूक की बात कर रही है? किसने आप अपने समय पर बोलिएगा, मैं आपको वक्त दूंगा। करना जानते हैं आप, आपने हर वर्ग को इस्तेमाल किया है। कमलेश जी मेरे सवाल का उत्तर दे दीजिए बस, फिर मैं उसके बाद गरिमा जी के पास जा रहा हूं। एक मिनट, आपने कहा कि ये जातियों के आधार पर देश को बांट रहे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो या फिर राहुल गांधी हो, ठीक? तो मुझे एक उत्तर दे दीजिए, ये आप चुनाव के भीतर अनुसूचित जाति का सम्मेलन क्यों करवा रहे थे? इसका मतलब और मकसद क्या था? बिल्कुल, देखिए जब चुनाव होता है या चुनाव से पहले जब संगठन का
संगठनात्मक चुनाव भी होता है, उसमें भी हर तरह से हर जितने भी वर्ग होते हैं सबको साथ लेकर के नहीं तो फिर ये अनुसूचित जाति सम्मेलन क्यों करवाया गया, मैं ये पूछ रहा हूँ। अगर तिलक जी हमने अनुसूचित जाति का वहां सम्मेलन कराया तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों? मैं कह रहा हूँ कि आपने क्यों करवाया, उसका मकसद क्या था? सम्मेलन नहीं करवाया, उसका मकसद क्या था कि आप अपने दलित चेहरों को मंच पर एक साथ बिठा रहे थे, उसका मकसद क्या था? अनुसूचित जाति का सम्मेलन, उसका मकसद क्या था? मकसद है भारतीय जनता पार्टी का मकसद सबको साथ लेकर के चलने का है। मैडम तो फिर उसका अपने अपने मैडम उसका नाम होना चाहिए था सबका साथ सबका विकास सम्मेलन। मैं आपसे पूछ रहा हूं अनुसूचित जाति का सम्मेलन, इसका मकसद क्या था? आप इतना हिचकिचा क्यों रहे हैं? खुलकर बोलिए। इसका मकसद सिर्फ चुनाव नहीं है, इसका मकसद है सबको साथ लेकर के चलना, सबका उद्धार करना, अनुसूचित जाति सम्मेलन लिखा हुआ था, योजनाएं लाना, उन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम आप करें। अगर कांग्रेस करे तो कलेक्टर ढीला, और आप करें तो मतलब आप जातिगत सम्मेलन करें और जातियों के आधार पर विधायकों को एक साथ खड़ा कर दे और जाति के आधार पर मंत्रियों को नियुक्ति कर दे, तो फिर वो ठीक है। हमने तो कांग्रेस को नहीं कहा तिलक जी, हमने तो कांग्रेस को नहीं कहा। आपके नेता खुले मंच पर कह रहे कि जातियों के आधार पर कांग्रेस के ही पेट में दर्द है तिलक जी कि भारतीय जनता पार्टी ने सम्मेलन। आप खुलकर बोलिए ना मैडम, आप जातियों के आधार पर मंत्री भी बना रहे हो, जातियों के आधार पर विधायकों को भी भेज रहे हो और जातियों के आधार पर सम्मेलन भी हो रहा है। जातिगत राजनीति तो आप भी कर रहे हैं ना मैडम, ऐसे मत बोलिए ना कि हम नहीं करते, आप कर रहे हो, वो सबको दिखाई दे रहा है। खुलकर बोलिए। हम आरोप नहीं लगाते तिलक जी किसी के ऊपर कि अगर सम्मेलन कांग्रेस कर रही है तो हमने ये नहीं कहा कि आप क्यों सम्मेलन कर रहे हैं, हमने ये नहीं कहा दलितों का सम्मेलन क्यों कर रहे हैं, लेकिन आप आरोप लगाते हैं और आरोप का जवाब जब मिलता है तो पेट में दर्द होता है कांग्रेस। एक मिनट, मैं ये नहीं कह रहा कि मंडल कमीशन का विरोध राजीव गांधी ने क्यों किया था, मैं उस विषय में नहीं आऊंगा अभी। ठीक, जैसे कि आपने आरक्षण की बात की, मैं आरक्षण वाले विषय में मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल व्यक्ति हूं। केदारनाथ की जनता मनरेगा के आधार पर वोट नहीं करेगी, मैं इतना तो जानता हूं। मेरी बुद्धि आप लोगों की तरह थोड़ी कम है, लेकिन इतना मुझे मालूम है केदारनाथ की जनता मनरेगा के नाम पर वोट नहीं करेगी। अब ये कह रहे हैं कि भैया सत्ता में हम आएंगे तभी दलितों का उत्थान होगा क्योंकि राज्य में सरकार हमारी है। आपके साथ आकर दलित को क्या फायदा होगा? गरिमा जी, मैंने सीधे शुरू में एक बात कही कि कांग्रेस पार्टी वो वादा करती नहीं जो वो पूरा नहीं कर सकती, कांग्रेस पार्टी वही कहती है जो वो कर सकती है। लेकिन इनके 2013 से जो चुनाव का माहौल शुरू हुआ 2014 से पहले के कमलेश जी आपके दरमियान लोग बीच में नहीं बोले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज, ऑडियो भी कमलेश जी का नीचे रहेगा प्लीज, 1 मिनट, ऐसे नहीं, वो अपनी बात पूरी कर ले। मैं फहरिस्त गिनाऊंगी इनके वादों और दावों की तो आप हक्के बक्के रह जाएंगे। कभी कहते हैं मैं भू कानून लाऊंगा, कभी कहते हैं अभी राज्य स्थापना दिवस के दिन यूसीसी की सौगात दूंगा, दुनिया भर की बातें अब धामी जी करना सीख गए। और जिस तरह से केदार बाबा की सौगंध उन्होंने झूठी खाई, आज देखिए आप सोशल मीडिया पता पड़ा है बौराड़ी के दिल्ली में जो शिलान्यास जो भूमि पूजन उन्होंने किया और उसमें जो कहा कि वृद्धजनों को बड़ी दिक्कत होती है हमारे केदारनाथ आने में, वो यही मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, हमारे वहाँ 6 महीने कपाट खुलते हैं, यहाँ 12 महीने परिक्रमा कर पाएंगे। तो सारी बातें आज सोशल मीडिया पर है कि कितनी झूठी ये पार्टी है। अजेंद्र अजय की बात आपने अच्छी निकाली तिलक जी, अजेंद्र अजय के लिए तो सिर्फ इतना कहूंगी बर्बाद गुलिस्ता को करने बस एक ही उल्लू काफी था, यहाँ तो हर सात पर लोग, और वो एक उल्लू जो है उसने देखो पूरा भाजपा का सफाचट कर दिया। बीकेटीसी के अध्यक्ष के रूप में जब से अजेंद्र अजय की नियुक्ति हुई तब से लेकर आज तक केदारनाथ केवल चर्चाओं में है। 5 या 8 बातों को लेकर जो है लगातार तीर पुरोहितों के साथ नूरा कुश्ती, और कम होने को जो ताबूत में आखिरी कील है वो मुख्यमंत्री जी बौराड़ी में करके आ गए। एक छोटा सा सवाल का उत्तर फिर मैं गजेंद्र जी के पास जा रहा हूं। लाइव में कमेंट आया है गरिमा जी, गरिमा जी कोई आपका शुभचिंतक लग रहा है, लाइव में कमेंट आया, वो कह रहे हैं कि गरिमा जी ये बताइए कि प्रत्याशी आपका चुनाव लड़ रहा है या फिर गणेश गोदियाल? प्रदेश अध्यक्ष से ज्यादा तो गणेश गोदियाल एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, कहीं मामला कुछ और तो नहीं है? नहीं देखिए, क्योंकि गोदियाल जी उस विधानसभा के हैं, क्योंकि वो वहाँ के लोकसभा प्रत्याशी हमारे रहे हैं, तो डेफिनेटली, और जो प्रत्याशी होता है आप खुद सोच सकते हैं उसकी क्या हालत है, उसके सामने इतनी बड़ी विधानसभा है, तो डेफिनेटली इस वक्त जो है प्रत्याशी
को तो अपने खाने पीने की सुध नहीं है। मैं क्योंकि एक पॉलिटिकल फैमिली से आती हूँ, तो मैं जानती हूँ कि एक प्रत्याशी की क्या हालत चुनाव लड़ते वक्त होती है। 2 घंटे की नींद भी मुश्किल मिलती है। ऐसे में गोदयाल जी के ऊपर दारोमदार तो है ही, क्योंकि उनके क्षेत्र में चुनाव हो रहा है और प्रदेश अध्यक्ष लगातार वहां बने हुए, आज भी मेरे प्रदेश अध्यक्ष वही है। नहीं, आपके प्रदेश अध्यक्ष पर किसी को संदेह नहीं है, वो इतनी मेहनत नहीं करते। हरिद्वार से लेकर केदारनाथ तक वो बेचारे अकेले चले। नहीं, आपने अभी कहा ना कि वो कह रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल है या करण मेहरा, तब मैं नहीं, वो ये नहीं कह रहे। वो कह रहे कि प्रदेश अध्यक्ष से ज्यादा एक्टिव तो गणेश गोदयाल दिखाई दे रहे हैं। वो प्रदेश अध्यक्ष की क्षमता पर प्रभारी को शक हो सकता है। गरिमा जी, आपके प्रभारी को शक हो सकता है, हमें संदेह नहीं है। वो इतने मेहनती है कि केदारनाथ जो है अकेले दौड़ लगा के पहुंच गए। आपके प्रभारी को चिंता नहीं है, वो बात अलग है। प्रदेश अध्यक्ष काबिल है, मैं कह रहा हूं, उनके अंदर वो क्षमता है। नहीं, मैं सल्यूट करती हूँ गोदयाल जी को, मैं सलाम करती हूँ जिस तरह से बद्रीनाथ विधानसभा में भी उन्होंने तोड़ मेहनत करी और अब केदारनाथ में भी उन्होंने एक चोटी का जोर लगा रखा है। दिक्कत ये कमेंट करने वालों को या दूसरों को इसलिए हो रही है क्योंकि मुंह तोड़ जवाब भाजपा को भाजपा की शैली में उनके शब्दावली में जवाब देने का दम। ये गजेंद्र जी, कई उपचुनाव आए और गए। इतना दिलचस्प तो चुनाव सितारगंज का भी नहीं था जब विजय बहुगुणा चुनाव लड़े थे और प्रकाश पंत सामने थे। इतना दिलचस्प तब भी नहीं हो पाया था। लेकिन ये केदारनाथ का चुनाव किसी ने सोचा था कि इस मोड़ पर आकर खड़ा होगा जहां पर वॉक युद्ध इतना जबरदस्त होगा। 2022 में जितना वोट पड़ा उनमें से 71% पर तो भारतीय जनता पार्टी ने उस दिन कब्जा कर लिया था जब उन्होंने कुलदीप रावत से लेके और दूसरे तीसरे चौथे सब लोगों को अपने दल में मिला दिया था। तो उस दिन लग रहा था कि 71% जो वोट पाने वाले लोग हैं भाजपा के साथ है। लेकिन अब जो दलित सम्मेलन जो हुआ, अनुसूचित जाति वाला सम्मेलन, उसमें भी ये बात निकल कर आई है कि वो जो दलित वोट है उसमें एक बड़ा वोट बैंक वो था जो कुलदीप को वोट करता था, जिन्होंने 2017 और 2022 में कुलदीप को वोट करा। लेकिन अब उनका ये मानना है कि क्योंकि कुलदीप कैंडिडेट नहीं है तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को लगा हो कि उस वोट बैंक को साधने के लिए भी ये सारे प्रयास किए जाए। जो बात आपने सितारगंज की कही, सितारगंज में तो चुनाव था ही नहीं, वहां तो जो कैंडिडेट था उसको ही दूसरी पार्टी से खरीद दिया गया था, तो इसलिए वो एक तरफा चुनाव था। लिहाजा जो केदारनाथ का चुनाव है, जितना मतलब इतना पैनिक हो जाएगा इसकी वास्तव में किसी ने कल्पना नहीं की थी। और आज जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो बद्रीनाथ और मंगलौर का जो रिजल्ट था उसके बाद निश्चित रूप से फाइनल कमेंट आपका। गजेंद्र जी ने एक बात वो किरण मंडल चले गए थे वहां, तो फिर इस वजह से चुनाव एक तरफा खरीद लिए गए थे। वो खरीद लिए गए थे। हाँ, कमलेश जी एक बात बताइए, आप तो खुद बुरा मत मानिएगा, कांग्रेसी डीएनए तो है ही, हमें उससे ना आप इनकार कर सकते ना मैं। जो कांग्रेस की सबसे डीएनए बदल भी जाते हैं। नहीं बदलते मैडम, आप बदलना चाहे तो भाजपा ही कुछ भी कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि कांग्रेस की सबसे कमजोर कड़ी जो है वो है कि एकता, इनमें एकता नहीं है। यही बात आप लोग कहते हैं, आप तो खुद ही उसकी भुगतभोगी है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मंगलौर, बद्रीनाथ और केदारनाथ, यहां तो मसला एकता का ही दिखाई दे रहा है कमलेश जी, इसीलिए ये मुकाबला फंस गया है। वरना नहीं तो अलग अलग लड़ते तो आपको तो 2 मिनट लगते मामला सुलझाने में। नहीं, यहां तो सभी एक साथ एक छत के नीचे आ गए। और जय भीम का नारा ये आपको दिख रहा है तिलक जी, ये आपको दिखाई दे रहा है तो एक छत के नीचे है, लेकिन एक छत के नीचे रहकर ही वो एक दूसरे के पाले पे फुटबॉल फेंकने का काम करते, ये भी आप बनी बात नहीं। तो आपके यहाँ भी तो 2 टीमें काम कर रही है ना। और हमें कोई संशय नहीं है और हमें ना ही कोई किसी प्रकार का अचंभित है इस बात के लिए, ये चलता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या वाकई में आप ये मानने को तैयार नहीं है कि केदारनाथ का मुकाबला फंस चुका है? आप ये कह रही हैं? क्योंकि कल तक यही था कि भाई एक तरफा जीत हो जाएगी, लेकिन गजेंद्र भाई कह रहे हैं कि नहीं, मामला फंस चुका है। कुछ नहीं पता है, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, मैं वक्त से ऊपर चले गया। बहुत बहुत शुक्रिया गजेंद्र जी आपका, गरिमा जी आपका और कमलेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो केदारनाथ का चुनाव बेहद दिलचस्प मोड़ पर है। दलित ही विधाता, किसका खत्म होगा बाधा, किसकी खत्म होगी बाधा, ये एक बड़ा सवाल है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।